बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, उसको हम डिस्कस करेंगे। आज के सेशन जब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ वायर इज चेंज्ड, करंट इज फाउंड टू फ्लो इन द लूप, द फिनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कि अगर आप एक लूप पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कंटिन्यूअसली चेंज करवाएं। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है जो किसी एरिया में से गुजरती हैं, तो नंबर ऑफ दैट मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप उस मैग्नेटिक फ्लक्स को किसी लूप में, किसी कंडक्टर में से, किसी लूप ऑफ द वायर में से चेंज करवाएं, तो उस लूप ऑफ द वायर में करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, और इस फिनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यहाँ पर इस पिक्चर में देखिए कि जब आप इस एक कॉइल को उसको आप अटैच कर देते हैं गैल्वेनोमीटर से, और उसके पास जब इस मैग्नेटिक फील्ड को आप उसकी तरफ मूव करवाते हैं, और जब आप उसकी तरफ मूव करवाएंगे तो इस लूप में से गुजरने वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स से मैग्नेटिक फ्लक्स जो वो कंटिन्यूअसली चेंज होगा, एंड ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस magnetic bar, the magnetic flux will be changed, and due to the change in the magnetic flux, and current is induced in this coil. और जब आप इसको कॉइल से परे ले जाएंगे और अगेन इसको जब वापस लेके आएंगे तो अगेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, बट यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ड्यू टू द चेंज इन द मोशन जो इसमें करंट इंड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी, विच कंफर्म्स कि जब भी आप किसी कॉइल में से किसी मैग्नेटिक बार को मूव करवाते हैं उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और दैट चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक करंट। अब यही फिनोमेना जो है वो दो कॉइल्स के साथ भी किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक कॉइल ये है, इसको आप किसी बैटरी के साथ जो है वो किसी पावर सोर्स के साथ अटैच कर दें, और उसके सामने जो है एक दूसरी कॉइल जो है वो रख दें। अगर आप इस कॉइल को मोशन करवाते हैं, इसको भी करीब या दूर लेके आते हैं, तो इसकी मोशन की वजह से भी इस कॉइल के अंदर जो करंट है वो इंड्यूस हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि जब आप इस कॉइल के अंदर से करंट फ्लो करवाएंगे तो ऑब्वियसली इस करंट के फ्लो की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, और जब इस मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप इस कॉइल के दूर और करीब करेंगे तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल में चेंज होगा, और जिसकी वजह से इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? ये चार फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज कि जो ईएमएफ है इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। कि अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स है, अगर आप उसको इंक्रीज कर दें तो उसके अंदर जो ईएमएफ, जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स पर मोटिव इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो भी ज्यादा हो जाएगी। यानी एक कॉइल है उसके अंदर से मैग्नेटिक फ्लक्स आप चेंज करें तो करंट पैदा हो रहा है, अगर आप उसकी कॉइलें 2 कर दें तो करंट ज्यादा हो जाएगा, 3 कर दें तो उससे भी ज्यादा हो जाएगा। सेकंड थिंग इज द फास्टर द वायर इज मूव्ड द लार्जर द डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। यानी कि जो वो रिलेटिव मोशन है, अगर आप उसकी स्पीड तेज करते हैं उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? विद द इंक्रीज इन द स्पीड जो फ्लक्स चेंज हो रहा है कॉइल के अंदर से, वो चेंजिंग फ्लक्स चेंज का रेट भी ज्यादा हो जाएगा। अब वो रेट अगर ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर भी जो ईएमएफ है वो उतनी ही ज्यादा होगी। तो दैट मीन जितनी आप उसकी स्पीड बढ़ाएंगे करंट भी उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अच्छा, द लॉन्गर द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ। कि जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है अगर आप उसकी लेंथ भी बढ़ाते हैं देन भी उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस है वो ज्यादा हो जाएगी। लार्जर द मैग्नेटिक फील्ड द ग्रेटर द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक ईएमएफ। कि आप जो मैग्नेट यूज कर रहे हैं वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग, जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो उतना ही ज्यादा ईएमएफ को इंड्यूस करवाएगा। तो ये चार फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो ईएमएफ है वो ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। अब नेक्स्ट जो उसकी डायरेक्शन है इंड्यूस करंट की, वो किस डायरेक्शन में होगी? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? Whenever there is a change of magnetic flux, there will be induced EMF and current will flow in such a direction so as to oppose the cause of producing it. कि जब आप EMF इंड्यूस करवाते हैं
तो उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने काज को, यानी जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है, उसको अपोज करेगा, उसके उलट चलेगा। तो ये उसकी डायरेक्शन है कि जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में वो काज इसका मूव करेगा, यानी कि मोशन होगी फील्ड इसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो करंट है वो फ्लो करेगा। इसको जरा हम पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास इस पिक्चर के अंदर जब आप इसकी मैग्नेट बार को पुश करते हैं ऊपर की तरफ, तो अब इसका जो काज है वो क्या है, वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो करंट इस तरह से इसके अंदर प्रोड्यूस होगा कि ये अपने काज को अपोज करे। अब जो ये इसमें ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, अब इस करंट की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। ऑब्वियसली वो मैग्नेटिक फील्ड इतना स्ट्रांग नहीं है जितना ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, बट मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो वो ट्राई करेगा इसको रोकने की। मतलब ये हुआ कि अगर इसमें ये एंटी क्लॉकवाइज करंट पैदा होगा, देन मैग्नेटिक फील्ड नीचे की डायरेक्शन में होगा जो इसको अपोज करेगा। तो विच मींस कि अगर आप इसको ऊपर की तरफ मूव करवाते हैं तो इस तरह से करंट प्रोड्यूस होगा कि उससे बनने वाला मैग्नेट फील्ड इस मैग्नेट फील्ड की मोशन को अपोज करेगा। सेम इज द केस अगर आप इसको नीचे की तरफ मूव करवाएंगे तो क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा, जिसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ होगा। अगर आप पोल चेंज कर दें मैग्नेट का, यहाँ पे हम नॉर्थ पोल ले रहे थे, अगर साउथ पोल को आप कर दें, देन ये जो इसकी डायरेक्शन है वो उलट हो जाएगी। मसलन अब जिस डायरेक्शन में आप इसकी मोशन करवाएंगे उसी डायरेक्शन में जो वो इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी। सेम इसी तरह अगर आप इसको नीचे की तरफ लेके आएंगे तो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि आप इसकी डायरेक्शन चेंज करें तो आप अपने काज को सपोर्ट करेगा। ओके जी, अब इसी की इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक जो इसकी एप्लीकेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट, एसी जनरेटर है। एसी जनरेटर क्या है, ये एक ऐसी डिवाइस है जो मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट कर देती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इसके अंदर जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही है। अब इसमें वही हमारे पास असूल जो पीछे भी इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं कि करंट क्या कैरिंग कॉइल है और दो रिंग्स के जरिए उसको कनेक्ट किया गया गैल्वानोमीटर के अंदर। तो जब आप इसको मूव करवाते हैं, इस करंट कैरिंग कॉइल को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मूव करवाएंगे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड की मूवमेंट, इस कॉइल की मूवमेंट की वजह से इस कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा, और जैसे वो चेंज होगा तो उसके गैल्वानोमीटर के अंदर जो है उसकी रीडिंग आएगी। अब इसके अंदर आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, और ये जो कंडक्टर्स हैं वो इसके ये दोनों साइड जो है वो पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से इसके अंदर मोशन प्रोड्यूस होगी और हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस होगी। बट जब ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा, अब सूरत हाल ये है कि इसकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की इस तरफ है और जो इसकी रिंग है वो इसके पैरेलल है, जिसकी वजह से जो करंट है वो इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होगा मोमेंटरीली, और डिफ्लेक्शन जो जीरो पर आ जाएगी। बट ड्यू टू इनर्शिया ये कॉइल यहाँ पर नहीं रुकेगी, ये फर्दर मूव करेगी और दोबारा जो है वो उसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसकी वजह से इसके अंदर दोबारा जो है वो करंट इंड्यूस होगा, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और इस तरह विद द मूवमेंट ऑफ दिस कॉइल, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी कॉइल के मूवमेंट की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसमें जो ईएमएफ हो इंड्यूस होती चली जाएगी, और इस तरीके से एसी जनरेटर जो है वो मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरह आप एक कॉइल को वो घुमाकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो लाइट बल्ब है उसको रोशन कर सकते हैं। इसकी एक सिंपल एग्जांपल जो बाइसाइकिल की डायनमो होती है, तो बाइसाइकिल की डायनमो भी कुछ इस तरह से डिजाइन की जाती है कि वो जब टायर के साथ अटैच होती है तो टायर की मूवमेंट की वजह से वो जो डायनमो की कॉइल है वो अंदर वो मूव करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी म्यूचुअल इंडक्शन का। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है जी? म्यूचुअल इंडक्शन द फिनोमेना इन व्हिच द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन वन सर्किट आर कॉइल ड्यू टू द चेंज इन करंट इन अनदर सर्किट। अब यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात नहीं कर रहे, ये वो फिनोमेना है जिसके अंदर दो कॉइल्स करीब करीब पड़ी हुई हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए दो कॉइल्स हैं, उनको एक आयरन रिंग के ऊपर, एक कोर के ऊपर लपेटा गया है। अब ये आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है,
ये इनका आपस में कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। आयरन कोर को लपेटने का मकसद सिर्फ ये है कि जो इनका मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको मैक्सिमाइज कर सके और वो सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो है वो जा सके। वो कॉइल जिसको आपने अटैच किया हुआ है किसी सोर्स के साथ उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और सेकेंडरी कॉइल के साथ हमने एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया हुआ है, और इसके साथ साथ प्राइमरी कॉइल के अंदर हमने एक टैपिंग की यानी कि जिसको टैप करने से वो ऑन होती है वो उसके साथ लगाई हुई है। अब टैपिंग की इसके साथ लगी हुई है। अब हम जब उस टैपिंग की को प्रेस करते हैं, अब हम उस टैपिंग की को जब प्रेस करेंगे तो होगा क्या, टैपिंग की को प्रेस करने से इसमें जो करंट है वो फ्लो करना शुरू करेगा। फॉर एग्जांपल हमने जो 5 वोल्ट की अगर इसके साथ बैटरी लगाई तो वो करंट जो है 0 से लेके 5 तक बढ़ेगा। अब चेंजिंग करंट है, करंट 0 से यानी कि मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, तो इस फेज के दौरान जिसमें वो 0 से मैक्सिमम की तरफ जा रहा है, करंट की क्वांटिटी चेंज होने की वजह से इसमें जो बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसकी भी स्ट्रेंथ चेंज होगी। अब जब उसकी स्ट्रेंथ चेंज होगी तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन नजर आएगी, विच मींस कि इसके अंदर जो है वो ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो रही है। बट जैसे आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे करंट स्टेबल हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाएगा, इसकी जो निडल है वो दोबारा 0 पर आ जाएगी, और उसके बाद आप फिर टैपिंग की से हाथ हटाएं तो करंट दोबारा फिर मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आएगा, ज्यादा से कम होगा, मतलब करंट की वैल्यू चेंज होगी। करंट की वैल्यू चेंज होगी तो मतलब उससे बनने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज होगा। बट इस दफा जो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन आएगी वो ऑपोजिट साइड पर होगी, विच मींस कि यहां पर सिर्फ जो वजह है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से, मोशन भी नहीं। अब पिछले इंड्यूस ईएमएफ के अंदर हमने ये देखा था कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की मोशन करवाई जाती थी कॉइल के अंदर, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज होता था। तो अब यहां पर यह साबित होता है कि इसके अंदर रिलेटिव मोशन की नहीं है, बल्कि सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स आप किसी भी तरह से इस कॉइल में चेंज करवा दे तो उस चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से दूसरी कॉइल के अंदर जो वो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, और इस फिनोमेना को हम म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। अच्छा जी, म्यूचुअल इंडक्शन की आगे म्यूचुअल इंडक्शन में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो ईएमएफ जो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, जैसे मैं बताया टाइम रेट ऑफ करंट के, कि जिस तरह करंट चेंज होगा उसी तरह उसमें ईएमएफ चेंज होगी। ज्यादा चेंज इन करंट आएगा तो ईएमएफ भी ज्यादा इंड्यूस होगी, कम चेंज आएगा करंट के अंदर तो ईएमएफ भी कम चेंज होगी। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे, कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे कांस्टेंट एम आता है, और एम को हम कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यहां से रीअरेंज करने से आप कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का जो कोएफिशिएंट उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट है वो कहलाता है हेनरी, उसको एच से डिनोट करते हैं, हेनरी है। अब इसका मतलब 1 हेनरी तब होगा जब 1 वोल्ट करंट अप्लाई करने से 1 सेकंड के लिए 1 एम्पेयर करंट में चेंज आए, तो तब हम कहेंगे कि जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो 1 हेनरी है। तो इसका जो इंटरनेशनल यूनिट है दैट इज वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं। यहाँ पर एक जो एग्जांपल है, मैथमेटिकल एग्जांपल है, वो दी गई है, उसकी कैलकुलेशन है, जिसमें उसने कहा गया है कि म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन में जो करंट इंड्यूस हुआ उसकी वैल्यू दी गई है, और उसके अलावा जो करंट चेंजिंग है 0 to 10 एम्पेयर, और टाइम भी दिया गया है। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन एम की वैल्यू है, इनिशियल और फाइनल करंट दिया गया है, और टाइम भी दे दिया गया है। सिंपल फार्मूला के अंदर वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो आप कैलकुलेशन से जो उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो निकाल सकते हैं। म्यूचुअल इंडक्शन की आगे एक एग्जांपल है जिसको हम जो ट्रांसफार्मर्स है, और ये ट्रांसफार्मर्स जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, और इसके अंदर भी वही सेम सेटिंग होती है जो म्यूचुअल इंडक्शन वाले सेटअप में होती है। इसके अंदर 2 वाइंडिंग्स होती हैं और दोनों को एक म्यूचुअल आयरन कोर पर लपेटा गया। अगेन आयरन कोर का मकसद इनको इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करना नहीं होता, मैग्नेटिकली वो सिर्फ इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को मैक्सिमाइज करता है। अब उन दोनों आयरन कोर के ऊपर जो दोनों वाइंडिंग्स हैं उनमें से जिस वाइंडिंग को आप एसी करंट के साथ जोड़ते हैं उसको हम प्राइमरी कॉइल कहते हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल है उससे हम जो पावर है वो ड्रॉ करते हैं। अब ये स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे है वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अब इसमें होता है कि जब आप यहाँ पर
इसको करंट प्रोड्यूस करवाते हैं इसके अंदर प्राइमरी कॉइल के अंदर। अब चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट की दो साइकिल जो है वो चलती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव साइकिल में जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो जीरो से लेकर ये मैक्सिमम तक करंट जाएगा, फिर मिनिमम पर आएगा, और फिर नेगेटिव साइकिल जीरो से लेकर मैक्सिमम और फिर मिनिमम पर जाएगी। इस चेंज इन करंट की वजह से जो इसकी सेकेंडरी कॉइल है, दूसरी जो वाइंडिंग है, उसके अंदर जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगी और उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको डिफरेंट नजर आ रही है, उसकी वजह ये है कि अगर नंबर ऑफ कॉइल्स इधर ज्यादा होंगी, दैट मींस कि इसमें इंड्यूस होने वाली ईएमएफ प्राइमरी कॉइल की निस्बत ज्यादा होगी। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि गिवन वोल्टेजेस जो है वो आउटपुट पे ज्यादा की सूरत में मिल रहे हैं, तो इस केस को हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो प्राइमरी में ज्यादा है, जब सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है, विच मींस कि सेकेंडरी में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो प्राइमरी की निस्बत कम होगी, तो इसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। स्टेप अप के अंदर जो कम वोल्टेजेस को आप मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं और स्टेप डाउन के अंदर आप ज्यादा वोल्टेजेस को कम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर जो प्राइमरी वोल्टेज है उसको Vp कह दें, सेकेंडरी वोल्टेज को Vs कह दें, प्राइमरी की जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो Np हो और सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स Ns हो, तो उनके दरमियान रिलेशन जो है वो ये बनता है, जिसकी मदद से आप प्राइमरी कॉइल पर और सेकेंडरी कॉइल पर इनपुट या आउटपुट जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह ये नंबर ऑफ टर्न्स के कम और ज्यादा होने की वजह से जो प्राइमरी और सेकेंडरी की आउटपुट्स है आप उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं, जिसकी बेस पर जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो यूज किए जाते हैं। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम गिवन है, सिंपल जो ट्रांसफार्मर का रिलेशन है उसकी वोल्टेजेस और नंबर ऑफ टर्न्स के दरमियान, उसको इस्तेमाल करते हुए ये कैलकुलेट की गई है। अच्छा जी, पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है? अच्छा, ट्रांसफार्मर जब जो पावर हाउसेस होते हैं जहां पर जो बिजली जो है वो करंट जो जनरेट किया जा रहा है, वहां से जब आप उसको लंबी लंबी ट्रांसमिशन लाइंस के जरिए रहायशी आबादियों तक पहुंचाते हैं, तो ड्यू टू रेजिस्टेंस उन तारों के अंदर जो रेजिस्टेंस होती है उसकी वजह से पावर ड्रॉप हो जाती है, वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाता है और वो इतना नहीं रहता कि वो हाउसेस तक या हाउसेस के डोमेस्टिक यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि ट्रांसफार्मर्स यूज किए जाते हैं। अब उसकी एग्जांपल आप कुछ ये ले लें कि जो पावर हाउस में वोल्टेजेस प्रोड्यूस किए जाते हैं वो ऑलमोस्ट 13,000 वोल्ट्स होते हैं। तो 13,000 वोल्ट्स को एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करते हुए 5,000 वोल्ट्स तक बढ़ाया जाता है, जिसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो होती है 40 और 1 की होती है। अब जब इस 500,000 वोल्ट्स को ट्रांसमिशन लाइन के जरिए भेजा जाता है, तो जब तक ये सब स्टेशन तक पहुंचते हैं ये ऑलमोस्ट 11,000 वोल्ट पर दोबारा आ चुके होते हैं। और फिर अगर डोमेस्टिक यूज देने के लिए अगेन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हुए 240 वोल्ट जो वो घरों तक पहुंचाए जाते हैं। तो मकसद इनका सिर्फ वोल्टेजेस को कम या ज्यादा करना होता है, जिसकी वजह से जरूरत के मुताबिक पावर हाउसेस से घरों तक जो है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाकर पहुंचाई जाती है, जबकि पावर हाउसेस से घरों तक पहुंचानी हो बिजली तो उसके लिए आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं जो 240 तक की सेफ वैल्यू तक आप तक पहुंचाती हैं। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस एमसीक्यूज है, हम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। The first question is a current carrying wire in which current flow in northward direction is deflected towards the east by a magnetic force. The direction of the magnetic field is कि यहाँ पर वो कह रहे थे कि एक जो करंट फ्लो हो रहा है वो नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में है और वो डिफ्लेक्ट हो जाता है ईस्ट की तरफ, तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डाउन की तरफ होती है। Which derived unit is equivalent to a Tesla? टेस्ला का जो ड्राइव यूनिट किसके इक्वल होता है? दैट इज न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस द हेनरी इज इक्विवेलेंट टू, तो हेनरी का जो यूनिट है वो होता है जी वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर। व्हेन द स्पीड एट व्हिच अ मैग्नेट इज मूव्ड थ्रू अ कॉइल इज इंक्रीज, कि अगर आप जो मैग्नेटिक जो बार है उसकी स्पीड बढ़ाते हैं मूवमेंट की, तो तब क्या होगा, उसकी जो ईएमएफ है वो उसकी जो इंड्यूस ईएमएफ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। स्लिप रिंग्स आर द पार्ट ऑफ, अच्छा स्प्लिट और स्लिप रिंग्स ये दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्प्लिट रिंग्स थे वो स्प्लिट थे इस तरह हाफ हाफ की शक्ल में, ये डीसी मोटर में इस्तेमाल होते हैं। बट जो एसी जनरेटर होता है उसमें स्लिप रिंग पूरे कंप्लीट दो स्लिप रिंग यूज किए जाते हैं। यहाँ पर स्लिप रिंग की बात की जा रही है तो ये एसी जनरेटर के अंदर इस्तेमाल होते हैं।
अच्छा जी, नेक्स्ट है जी, अ ट्रांसफार्मर is used for both DC and AC voltages, DC voltages और फ्रेमिंग। तो इसमें हम AC वोल्टेजेस के लिए ट्रांसफार्मर के यूज करते हैं, क्योंकि उसके DC के अंदर वोल्टेजेस चेंज नहीं होते, जबकि म्यूचुअल इंडक्शन के लिए वोल्टेजेस चेंज होना जरूरी है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर इंक्रीज वो पावर वोल्टेजेस को जो है वो इंक्रीज करता है। अ सर्टेन ट्रांसफार्मर हैज अ प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ 500 टर्न्स एंड सेकेंडरी वाइंडिंग इज 250। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है उसकी रेशियो थी NS/NP। तो सेकेंडरी जो हमारे पास 250 है, प्राइमरी 500 है, तो ये हमारे पास 0.51 होता है। If the turn ratio is 5, secondary voltage is greater than the primary 5 times, जब वो फैक्टर इसके साथ वो उससे बड़ा होगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली ये सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा होगा। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।